सवाल मैं आपको शिफ्ट 1 के करवा रहा हूं, ठीक है, और उसी के आधार पर बाकी शिफ्ट का भी आप यहां पर गैस कर पाएंगे, ठीक है। तो एनालिसिस है तो हम लोग इसको एनालिसिस में ही लेकर के चलेंगे, थोड़ा फास्ट यहां पर एकदम बेसिक बेसिक नहीं जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका था, देख लीजिए, पूरा टाइप करवा दिया ताकि समय की बचत हो पाए यहां पे। तो क्वेश्चन में बोला गया ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 40 दिनों में करता है, कितने दिनों में 7 फिनिश करेंगे? ये भी कोई सवाल है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर बोलो ए किसी काम को 10, बी उसी को 40, मेरे भाई दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो बोलोगे सर 10 × 40 और बट्टे में क्या कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये इसे खत्म करेगा, 5 इसे 2 बार में काटेगा, आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 8 आएगा। बात खत्म। सभी लोग आंसर देते जाना, 80 दोगे बड़ा मार मारेंगे, जान लो यहाँ पे, ठीक है ना। सभी लोग आंसर देते जाना, यहाँ पे गलत आंसर कोई नहीं देगा। ये समझ लो आप लोगों का पेपर चल रहा है, आपके स्क्रीन के सामने था ये क्वेश्चन और बनाना था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया। एक व्यक्ति जो है यहाँ पर अपने मासिक वेतन का 60% किराए में, 20% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 80% दान करने के बाद उसके पास 20,000 रुपए जो है वो बचते हैं। उसका मासिक वेतन कितना है? ठीक है, 60% मेरे भाई अपने मंथली का रेंट पर दे दिया, 20% एजुकेशन पे दे दिया, 60 और 20 कितना दे दिया? 80। तो बचा कितना? 20%। तो यानी अगर उसका वेतन मान लीजिए x है, उसमें से वो 80 खर्च कर चुका है, तो बचा कितना है मेरे भाई? तो उसका 20% वो पैसा बचा हुआ है। उस 20% पैसे का ठीक है, आफ्टर डोनेटिंग 80% ऑफ द रिमेनिंग, यानी जो भी पैसा बचा है इसका 80% वो डोनेट कर देता है। तो अगर इसका 80% डोनेट कर देता है तो बचेगा कितना? तो इसका 20% बचेगा और वो बराबर हो जाएगा किसके? तो मेरे भाई यहाँ पर 20,000 के। तो क्वेश्चन में कहा गया मंथली सैलरी हमारी कितनी है? तो 20 से आप काट लीजिए 5 बार में, 20 से आप काट लीजिए 5 बार में, 5 × 5 25, 25 × 2 मेरे भाई 50 यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के 50 25 दूनी 50 हो जाएगा और 1 2 3 और 4 0 हो जाएंगे, मतलब 5 लाख रुपए जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो उसकी कहीं ना कहीं इनकम हो जाएगी। समझ गए बात को? अपने इनकम का 80 खर्च कर चुका है, 20 बचा है, उस 20 का 80% डोनेट कर चुका है, तो उसका 20 बचा और ये हमारा बराबर है किसके? तो 20,000 के। ठीक है, तीसरा सवाल यहां पर जो है वो हमसे बोला गया है, ठीक है, सर्कल के बेस्ड में क्वेश्चन है आपका, जरा देख लीजिए यहां पर क्वेश्चन में क्या था। इस सवाल में दोस्तों ये कहा गया था कि दो टेंजेंट है जो किसी पी पॉइंट से मेरे भाई ड्रॉ किए गए हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्त है, एक बिंदु है यहां पर और उस बिंदु से मेरे भाई दो टेंजेंट स्पर्श रेखाएं हैं। ये आपकी पहली स्पर्श रेखा है और ये आपकी दूसरी स्पर्श रेखा है। ठीक है, समझ गए आप लोग इस बात को लेकर के? अब ये दोनों स्पर्श रेखाओं की अगर हम बात करें तो टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी मेरे भाई, यहां पर कौन से पॉइंट पर? पी पर। ठीक है, ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, यहां सेंटर कहां है? तो इसका ओ के ऊपर में है। उसके बाद में कहा गया क्यू पी आर का जो मान है मेरे भाई, ठीक है, टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी और साइड सर्कल ओ, ठीक है, और किस पॉइंट पर? तो मेरे भाई क्यू नाम के पॉइंट पर और ओर नाम के पॉइंट पर। क्वेश्चन में क्यू पी आर का मान जो है वो हमें दे रखा है। क्यू पी आर का मान मतलब यहां पर ये कितना है? तो 150 है। और हमसे किसका मान दोस्तों पूछा गया है? तो हमसे आर क्यू पी का मान पूछा गया। आर हो गया, ठीक है, आर हो गया, क्यू हो गया, पी हो गया। हमसे मेरे भाई यहां पर इसका मान पूछा है कि ये मान कितना होगा। जल्दी से मेरे भाई आप लोग बता दीजिए ये वैल्यू आपकी कितने होने वाली है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर जो डाउट लग रहा है वो ये लग रहा है कि क्या क्यू पी आर नाम का एंगल इतना बड़ा हो सकता है? ठीक है, असल में जो एंगल है ना यहाँ पर, ये वाला जो अंदर वाला कोण होता है वो बड़ा होता है, क्यू ओ आर जो होता है ना वो मेरे भाई बड़ा होता है। ठीक है, ये ध्यान आपको रख करके चलना है। तो आर क्यू पी का मान कितना होगा? आर क्यू पी का मान हमारा कितना होगा बताओ? ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई, बच्चे यहाँ पर काफी बढ़िया, 30 30 30। देखो आप इसको काफी अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हो। सबसे पहला आपको यहाँ पर पता है कि आमने सामने का जो एंगल का सम होता है वो मेरे भाई कितना होता है? तो आमने सामने एंगल का मान 180 होता है। ये 150 है तो ये कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, अब उसके बाद में आपको ये बात पता है मेरे भाई कि जैसे ये दोनों रेडियस हैं और अगर दोनों रेडियस है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये 30 है तो यहाँ 150 होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, बाद में मैं इसका शॉर्ट भी बता दूंगा, टेंशन की बात नहीं, आप ऐसे समझ लो। तो अगर ये यहाँ पर 30 है तो ये दोनों मेरे भाई बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो 75 और 75 होगा, यानी ये वाला एंगल कितना होगा? 75। अब आपको ये बात पता है कि सर देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये जो एंगल बनता है ये कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ये 75 है तो ये कितना होगा? 15। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इस ट्रायंगल में मेरे भाई यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हो कि सर ट्रायंगल में ये दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। 150 है तो 30 बच गया, उस 30 का आधा और आधा यहाँ पर कर सकते हैं, 15 15 कर करके आंसर हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई यहाँ पर पी क्यू आर का मान कितना हो जाएगा? 15। 150 निकल गया, 30 बच गया, ये दोनों रेखा बराबर, दोनों कोण बराबर, सीधा सीधा आंसर दे सकते हो। तो दो तरीके से हमने आपको इस सवाल को बताया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितने लोग यहाँ पर कर पाएंगे। थोड़ा सा टैक्टिकल क्वेश्चन है, पॉज लेकर के करना है। x का मान आपको इतना दिया गया था और y का मान आपको इतना दिया गया था और मेरे भाई क्वेश्चन में आपको इसका मान पूछा गया था। तो अगर क्वेश्चन में इसका मान पूछा गया था तो 7 कॉमन ले लेते तो मेरे भाई हो जाता x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसके बाद में यहाँ पर हो जाता 50xy हो जाता। ठीक है, अगर देखोगे तो x का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करोगे तो √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, √11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा और प्लस मेरे भाई 2 × √10 × 11 हो जाएगा मेरे भाई। उसी तरीके से y का स्क्वायर करोगे, √10 का स्क्वायर 10, √11 का स्क्वायर 11 और माइनस कितना हो जाएगा? 2 × √10 × √11 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50। xy का मान, xy का मान का मतलब a प्लस b को गुना करना है a माइनस b के साथ में, तो तुम्हारा आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √10 का स्क्वायर 10, √11 का स्क्वायर 11, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई -1 के। ये पूरा पूरा इससे खत्म हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा सर आपका 21 21 42 और 42 का 7 होना कितना होगा मेरे भाई? 7 दूनी 14 और ये मेरे भाई हो जाएगा कुल मिलाकर के 294। मतलब ये 21 है और ये 21 है, 42 42 का 7 होना, 7 दूनी 14, 7 7 एक सेकंड,
एक सेकंड मेरे भाई, 42 का आपका 7 गुना 7 दूनी 14 हो गया, और सही तो है मेरे भाई 294 है, ठीक है। और उसके बाद में ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 50 है। आप इसको जोड़ लीजिए, फाइनली जो आंसर आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर वो 344 आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, आपको इस तरीके से ध्यान में देकर के चलना था। इसका 2ab खत्म हो जाता और बाकी भाग बचता। बहुत शानदार बच्चे आंसर आप लोग दे रहे हैं। जल्दी से इस सवाल का छोटा सा एक आंसर दे दीजिए। विभाजकता के ऊपर में एक आपका क्वेश्चन था और सवाल में ये पूछा गया था कि यहां पर ये जो संख्या है इसमें से कितना घटा दे कि ये 13 से विभाजित हो जाए। मेरे भाई बाकी लोग जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक करते चलिए, बहुत मेहनत लगता है सवालों को ढूंढ के लाने में, एनालिसिस कराने में। तो एकदम लाइक करो यार, अपना चैनल है, अपना सवाल है, मतलब अपने यहाँ पर परिवार है, ठीक है, ठीक है। तो अपने परिवार को बढ़ाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को यार, ठीक है। आ जाओ चलो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, ये संख्या में क्या घटाया जाए कि 13 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले इसको घटा करके ही देख लो भाई यहाँ पर। तो ये तुम्हारा 24 हो गया, 68 हो गया, 37 हो गया भाई। 13 से भाग कर लो, 13 से भाग करोगे 13 का तुम्हारा 1 गुना 13 आ गया मेरे भाई 116, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 9 117 बिल्कुल नहीं जाएगा, 13 8 104 आपका आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर कितना बच गया, तो मेरे भाई 12 बच गया आपका। और उसके बाद में यहाँ पर 128, ठीक है, 13 9 17 117। तो यहाँ पर 13 से आप 9 बार में काट लीजिए, 117 कितना बच गया मेरे भाई 11। उसके बाद में 3 आ गया, फिर 13 का मेरे भाई 8 गुना कितना हो गया 104 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर कितना बच गया, 9 बच गया और 7 मेरे भाई 97। तो 13 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। 13 का 6 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 91 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 6 आएगा। तो जो भी इसका रिमाइंडर आ रहा है उसको घटा दीजिए, और अगर आप उसको घटा देंगे तो ये संख्या किससे हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। नॉर्मल डिवीजन के ऊपर में था, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी यहाँ पे। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला गया इसका चतुर्थ अनुपात हमारा कितना होगा, ये बता दीजिए। तो अगर मेरे भाई इस क्वेश्चन में फोर्थ प्रोपोर्शन बोला है तो क्या यहाँ समझने की जरूरत है, सीधा फोर्थ प्रोपोर्शन को क्या बोलोगे, तो x बोलोगे। उसके बाद में जो मेरे भाई इन दोनों का रेशियो होगा, यहाँ सीधा सीधा लगा देना, जो इन दोनों का रेशियो वही इन दोनों का रेशियो। तो अगर ये देखोगे तो 14 अपने आप का 1.5 गुना है, 14 अपने आप का कितना गुना हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है। तो 14 अगर अपने आप का मेरे भाई 1.5 गुना हो रहा है, तो यहाँ 28 में उसका आधा, देखो 14 में उसका आधा 7 जोड़ा गया तो 21 आ गया, 28 में उसका आधा 14 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 42 आ जाएगा। तो यहाँ 14 कितना हो जाएगा 42। सिंपल शॉर्ट में आंसर देना है सर, आप एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो उसी तरीके से होना भी चाहिए, शॉर्टकट काम चलाइए बस, ठीक है। आइए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ए और बी जो है किसी काम को 18 और 30 दिनों में करते हैं। ए और बी जो है काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन बट इतना डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क ए लीव द वर्क एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क फॉर हाउ मेनी डेज डिड बी वर्क। यहाँ पर बी ने काम किया। एकदम हलवा सवाल, ये बताओ ए काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो बोलोगे सर 18 दिन। बी जो है वो काम को कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिन। 18 30 का एलसीएम कितना होता है 90। यहाँ पर 5 गुना और यहाँ पर 3 गुना। क्वेश्चन में कहा गया बी तो काम को शुरू करता है, दोनों मिलकर के काम को शुरू करते हैं, लेकिन इतना दिन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क ए छोड़ दे रहा है। तो मैंने जीवन भर हमेशा इस बात को सिखाया कि सुनो, जो जितना दिन पहले चला जाता है उसको उठा के लाओ और उससे उतना दिन काम करवाओ, ठीक है। तो अगर यहां पर आपको जो है फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क द, ठीक है, तो बट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ए लीव द वर्क एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोन। तो अगर मुझे यहां पर टोटल डेज निकालना है, अगर मुझे यहां पर मेरे भाई टोटल डेज निकालना है, तो टोटल डेज निकालने के मेरे भाई तरीके क्या हैं, तो टोटल डेज निकालने के यहां पर जो तरीके हैं वो यहां पर ये है, ठीक है। टोटल डेज निकालने के जो तरीके हैं वो मेरे भाई ये है कि जो भी टोटल वर्क है उसको लिखिए, जो इंसान जितना दिन पहले काम छोड़ करके गया उससे उतना दिन पहले काम कराओ। तो 16 × 3 48, तो 50/3, तो 50/3 दिन तक काम करवाना है। यानी ए से मेरे भाई कितना करवाना है, 50/3 दिन तक। अब काम पूरा ए और बी ने मिलकर के किया है, तो मेरे भाई दोनों से डिवाइड करो, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका आ जाएगा 90। ए का मान हमारा कितना है, तो 5 है, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई मिलाकर के 250/3, ठीक है। ये थोड़ा सा डेटा में मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा है, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या है और क्या नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए मेरे भाई यहाँ पर 90 में इतना हमें जो है काम करवाना है, ये हमारा हो जाएगा 270, और ये कुल मिलाकर के हो जाएगा मेरे भाई 270 और 250 आपका 520 हो जाएगा, और ये नीचे में हो जाएगा मेरे भाई 24। यानी पूरा काम जो है वो इतने दिनों में हुआ है, और पूरा काम इतने दिनों में हुआ है। तो आप यहाँ देखिए, बट इतना डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क ए लीव, तो यहाँ पर ए को जो समय लगा वो कितना लगा, तो ए को जो समय लगा वो आप यहाँ पर ये बोलेंगे। हालांकि आप इसे काट लीजिए, क्या आप इसे 8 से काट पाएंगे मेरे भाई, 8 से 48 बिल्कुल काट पाएंगे। तो 8 से अगर आप काटते हैं तो 8 का 6 गुना 48 हो जाता है आपका, ठीक है। और उसके बाद में 5 बार में आपका 40 और 8 से 3 बार में, तो इतने दिनों में आपका काम कंप्लीट हुआ है। और ये आपके टोटल दिनों की संख्या है। इस टोटल दिनों की संख्या में से जितने दिन ए काम करने नहीं आया उसको घटा दीजिए, यानी 50/3 दिन मेरे भाई घटा दीजिए। तो 65/3 में से यहाँ पर 50/3 घटा देंगे, 15/3 आएगा, मतलब ये कितना दिन काम करने नहीं आया, तो 5 दिन काम करने वो नहीं आया है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। टोटल डेज निकालने का यही तरीका होता है। टोटल वर्क में जो पर्सन जितना दिन काम करने नहीं आया उसको जोड़ करके दोनों से भाग कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए, टोटल नंबर ऑफ डेज में से मेरे भाई ये जितना दिन नहीं आया उसे माइनस कर दो, खेल खत्म है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात को। कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क जब मैं पढ़ाता हूं तो उसमें बढ़िया तरीके से बताता हूं। आफ्टर के केस में माइनस करते हैं, बिफोर के केस में प्लस करते हैं, बस यहां पर वही करना था। जो बच्चे पढ़ते हैं मुझसे उन्हें पता है, ठीक है। सरलीकरण का ये सवाल, इस संख्या को इससे डिवाइड करके माइनस करके ये करना था और बोर्ड मास का नियम लगाना था। मुझे नहीं लगता यहां पर कोई दिक्कत होगा। अगर 19 से आप मेरे भाई यहां पर काटोगे तो काट लो मेरे भाई, 19 से आपका एक बार में 19 हो गया, 104, 5 बार में 95 हो गया, और 5 बार में हो गया। तो यानी इसको इससे डिवाइड करने पर आ गया आपका 155, ठीक है। डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई को प्राथमिकता देते हैं, तो ये हो जाएगा 55, और ये बराबर हो जाएगा 29 + 100
100 के, ये कुल मिलाकर के मेरे भाई 129 में अब हम कितना जोड़ेंगे कि मेरे भाई 100 आ जाएगा, तो ये का मान सीधा सीधा 71 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, ए का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 71 हो जाएगा। हल्का फुल्का सवाल था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। जल्दी से यहाँ पर आंसर बताइए और देखते रहिए आप लोग यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें आप कितने सही करके आ सकते हैं। लाइक में कमी मत छोड़िएगा। ठीक है, बोला गया था रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इतना, और उसके बाद में यहाँ पर उनका एरिया कितना होगा। पहली बात तो रेशियो में कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये वहां पर कटा हुआ देना चाहिए था, जैसे 3 से ये 3 बार में और 3 से ये बार में, तो ये हो गया मेरे भाई वास्तविक में रेशियो। और ये किसका रेशियो है, तो पेरीमीटर का। पेरीमीटर होता क्या है, तो यहाँ पर 1 डायमेंशनल, और निकालना क्या है, तो एरिया। तो अगर हम यहाँ देखेंगे जो कि पेरीमीटर है, पेरीमीटर यहाँ पर 1D है, तो जो रेशियो पेरीमीटर का होता है वही रेशियो साइड का होता है, वही रेशियो डायगोनल का होता है, वही रेशियो मीडियन का होता है, वही रेशियो परपेंडिकुलर का। यानी 1 डायमेंशन में आने वाली जितनी चीजें होती हैं सभी का अनुपात यही होता है। यही हमारा इन रेडियस का रेशियो होगा, यही सर्कम रेडियस का रेशियो होगा, ये मेरे भाई सर्कमफेरेंस का रेशियो, सब कुछ यही होगा। तो यहाँ पर ये सारे के सारे 1 डायमेंशन के रेशियो हो गए। अब 1 डायमेंशन से आप 2 डायमेंशन पर आते हैं, मतलब आप एरिया पर आते हैं। तो 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन पर आने के लिए स्क्वायर करना होगा, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ध्यान रखिए, एकदम कंप्लीट रिवीजन पूरा का पूरा करना है। हमें एनालिसिस तो करना ही करना है, लेकिन हमें अपने मैथ्स के बाकी चीजों को भी रिवीजन करते रहना है यहाँ पे। ठीक है, देखते चलिए, आप लोग खुद डिसाइड कर दीजिएगा क्वेश्चन आसान था मुश्किल था क्या था। ठीक है, अब आ गया ये मेरे भाई अगला सवाल। फटाफट यहाँ पर बता दीजिए क्वेश्चन में सर क्या बोला गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। कहा गया स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड इतना, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। हल्का सवाल है भाई। एक बात बताओ, जिस कमरे में आप बैठे हो उसी कमरे में से सबसे बड़ा हम गोला काट दें, तो वो गोला ऊपर वाले को टच करेगा, नीचे वाले को टच करेगा, लेफ्ट टच करेगा, राइट टच करेगा, फ्रंट टच करेगा, बैक टच करेगा। यानी अगर हम आसान भाषा में बात करें तो अगर ये आपका कमरा है, ठीक है, तो उस कमरे में जो गोला है वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो उस गोले की जो मेरे भाई यहाँ पर रेडियस होगी ना, वो रेडियस यहाँ कमरे की भुजा का आधा होगा, यानी साइड का मेरे भाई क्या होगा, तो आधा होगा। तो यहां पर अगर हम साइड बोल रहे हैं मेरे भाई 14, तो रेडियस हमारी कितनी होगी, 7 होगी। तो यहां पर जो है क्वेश्चन में बोला गया डायमीटर, अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट फ्रॉम अ क्यूब, तो फाइंड द डायमीटर। तो मेरे भाई इसकी जो डायमीटर होगी ना, वो किसके बराबर में होगी, साइड के। यानी अगर इस क्वेश्चन में मेरे भाई डायमीटर का आ गया, तो डायमीटर हमारे साइड के बराबर, यानी कितने के बराबर, 14 के। तो जो दिया गया है असल में सवाल का उत्तर भी वही है। कर लीजिए। बाकी ये सेशन कैसा लगा इसको जरूर बताइएगा। ठीक है,